अभी भी एक अहम सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिर इसके लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाएगा, क्या कोविन ऐप पर इसका कोई विकल्प दिया जाएगा, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि बच्चों को वैक्सीन देने की ये जो बड़ी खबर सामने आई है वो इसे किस तरह से देखते हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन चेस्ट सर्जरी सेंटर मेदांता, और डॉक्टर अरुण गुप्ता, चेयरमैन दिल्ली मेडिकल काउंसिल, ये दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी डॉक्टर अरुण गुप्ता का। डॉक्टर अरुण, स्वागत है आपका आज तक पर। थैंक यू। जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी, उसे आप किस तरह से देखते हैं? कितनी जरूरत थी इस कदम की? मुझे लगता है इस स्टेप का हम लोग सब स्वागत करते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए पीडियाट्रिशियन। हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और लगातार सरकार से कह रहे थे कि बच्चों में वैक्सीनेशन की बहुत जरूरत है। और जबकि देखो, जब ग्लोबल डिसीज होती है तो ये एक वायरस है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो जरूरत नहीं होती कई बार कि हम अपने देश में भी अलग अलग सेक्शन में स्टडी करें। अगर दुनिया के बाकी देशों में स्टडी हो चुकी है, वायरस फैला, तो सेम डेटा के हिसाब से अपने देश में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा सवाल एक क्रेडिटेबल वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का था। अभी भी ये 15 साल है, पर मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी इसको 12 साल या 6 साल तक लाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन अभी भी वल्नरेबल है जी। और जिस तरह से वायरस अपने बिहेवियर को चेंज करता है बार बार, तो आपको पता नहीं कि आगे आने दिनों में क्या होगा। तो मुझे लगता है पेंडेमिक को एज ए ग्लोबल डिसीज समझना चाहिए। अगर बाकी देश, बहुत सारे देश 12 साल के बच्चों को काफी दिनों से लगा रहे हैं, तो हमें लगता है सेम डेटा के हिसाब से इंडिया में बहुत जल्दी इसको 5 या 6 साल तक के बच्चों में वैक्सीन लगाना चाहिए। इसकी बहुत जरूरत है। दूसरा, जो बूस्टर की बात है, बूस्टर को लेकर लगातार हम लोगों की डिमांड है, साइंटिस्ट की भी, और खासकर उन राज्यों में जहाँ की प्राइमरी वैक्सीन सीरीज बहुत अच्छी हुई है। जैसे दिल्ली में कहें कि 100% लोग फर्स्ट डोज लग चुकी है, सेकंड को भी लगता है, तो यहाँ तो साइमल्टेनियसली बूस्टर स्टार्ट करना चाहिए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में, हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा भी। और तीसरा पॉइंट मेरा है कि जो 10 जनवरी की डेट मुझे थोड़ा लेट लग रही है। 15 दिन अभी भी बहुत लंबा पीरियड होता है जी। जब हम अनाउंसमेंट करते हैं तो उसके पहले अपना बैकग्राउंड भी रेडी करते हैं, तो मुझे लगता है विद इन 48 घंटे रोल आउट करना चाहिए इसको, कि ओमिक्रॉन स्पीड से फैल रहा है। 15 दिन बहुत लंबा पीरियड हो सकता है बूस्टर स्टार्ट करने से पहले। जी डॉक्टर अरुण, बहुत एक महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पे कही कि ये 15 से 18 साल के बच्चों के लिए तो फैसला आया है, लेकिन उसके नीचे भी जो एज ग्रुप है वो भी वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। डॉक्टर अरविंद कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन चेस्ट सर्जरी सेंटर मेदांता। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जिस तरह से ये ऐलान हुआ, अभी तक रोड मैप पूरी तरह से साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या सरकार द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये बना हुआ है कि आखिर बच्चों को कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड दी जा रही है। बच्चों के लिए आपको क्या लगता है, कौन सी वैक्सीन अच्छी रहेगी? मल्लिका जी, अभी तक जो कल रात प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है उसके अनुसार उन्होंने कोवैक्सीन को अप्रूव किया है। देखिए, ये सारा फैसला जो दोनों वैक्सीन के बच्चों में ट्रायल्स होते हैं और उस ट्रायल्स के रिजल्ट जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, उसको जो सारा डेटा दिया जाता है, उसके बेसिस पर उनको उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, बेनिफिट सब चीजें देखकर फैसला करना होता है। तो अभी जो अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है उसके अनुसार उन्होंने 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की उम्र में कोवैक्सीन को अप्रूव किया है। अभी आगे चल के कोविशील्ड भी अप्रूव होगी, मुझे नहीं पता, बट आज के तारीख में अभी कोवैक्सीन ही दिया है। यह उन्होंने किसी न किसी डेटा के बेसिस पर ही ऐसा फैसला किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, मैं दोनों मेहमानों के पास एक बार फिर से जाऊंगी। बच्चों की वैक्सीन पर आप काफी कुछ जानना चाहेंगे, हम आपको बच्चों की वैक्सीन पर दो और मशहूर डॉक्टर्स की राय बताते हैं और फिर से लौटेंगे हमारे मेहमानों के पास। मेरे को लगता है बहुत वेलकम स्टेप है और पेरेंट्स के साथ डॉक्टर्स भी काफी एंग्शियस थे और बच्चे एक वीक लिंक साबित थे जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, चाहे उनको ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन नहीं भी हो, लेकिन वो घर में ला सकते हैं, सीरियस इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। स्पेशली ओमिक्रॉन, हमें मालूम है कि अगर आप वैक्सीनेटेड भी हो तो भी ये इन्फेक्शन कर सकता है। तो हमें एडल्ट्स को बूस्टर डोज की भी जरूरत है और साथ ही साथ पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन एसेंशियल है। बच्चों के लिए वैक्सीन लगना बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि बच्चे और उनके अभिभावक बहुत ज्यादा
इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे इस बीमारी को लेके, क्योंकि हमारे देश में 41% बच्चे हैं जो कि 18 साल से छोटे हैं और केवल एक को भी वैक्सीन नहीं लगी गई। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी 3 जनवरी के बाद में, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। बूस्टर डोज भी अगर देखा जाए तो जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन जो है 10 से 11 महीने पहले लगी थी और अब समय आ गया है कि उनकी इम्यूनिटी वेन ऑफ हो रही है, तो उनको भी हम प्रोटेक्शन दे दें। और एक बार फिर से हमारे मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता और डॉक्टर अरविंद कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अरुण, आपके पास आते हुए, 15 साल से जो नीचे के बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है, उनके लिए कितना बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है और क्या आपको लगता है कि उन्हें भी जल्द से जल्द वैक्सीन मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा होता है कि बच्चों में हमने जो पहली और दूसरी लहर में देखा है, अपना एक्सपीरियंस है कि जो बच्चों में बीमारियां होती हैं पर ज्यादातर ये बहुत सीवियर बीमारी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान बच्चों की तरफ गया नहीं क्योंकि बच्चे उतने ज्यादा एडमिट नहीं हो रहे थे। पर सवाल यह है कि जो बच्चे इन्फेक्शन होता है तो उनमें वो भी आगे फैला सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मुझे लगता है। इसलिए सबके लिए जरूरी है वैक्सीन। बल्कि मुझे जब कोवैक्सीन की बात चल रही है तो कोवैक्सीन में डिफरेंट एज ग्रुप में स्टडीज चल रही हैं, तो उनके हिसाब से एज अर्ली एज पॉसिबल, स्पेशली वो बच्चे 2 साल से ऊपर के बच्चे जो 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, जो स्कूलों में जाना शुरू करते हैं, एक छोटे से कमरे में क्राउडेड प्लेसेस में बच्चे जब अंदर बंद होते हैं तो किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है और आपको वायरस के बिहेवियर का नहीं पता। आज हो सकता है बच्चों में सीरियस बीमारियां नहीं हो रही, कल बच्चों में सीरियस बीमारियां भी हो सकती हैं। तो 15 साल का इस वेलकम स्टेप है, पर मुझे लगता है बहुत ही छोटी एज ग्रुप को पकड़ा गया है अभी। बहुत जल्दी इसको 12 साल या 6 साल तक लाने की जरूरत है क्योंकि हर बच्चा वल्नरेबल है, स्पेशली स्कूल गोइंग एज वाला। जी, और डॉक्टर अरविंद, आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगी, जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा, क्योंकि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद से चिंता और बढ़ गई है क्योंकि इसे ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। मलिका जी, खतरा तो कोई भी वो व्यक्ति जो सांस लेता है और उसके सांस में एरोसॉल के साथ ये इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने न्यूबॉर्न्स में या इन्फेंट्स में या उससे ऊपर 1 से 4 की उम्र के बच्चों में ये नहीं देखा है, देखा गया है, लेकिन चूंकि उनकी मोबिलिटी कम होती है तो छोटा बच्चा जो 2-3 साल तक का है वो ज्यादातर पेरेंट्स के पास रहता है, तो उसको इन्फेक्शन का खतरा अपने पेरेंट्स से ही है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने कहा, जब 5 साल से ऊपर का बच्चा स्कूल जाने लगता है और खासकर से वहां बंद कमरों में, एक कमरे के अंदर एवरेज हमारे यहाँ स्कूल्स में 35 से 40 बच्चे होते हैं, तो जब 40 बच्चे एक कमरे के अंदर बैठेंगे, अगर 2 बच्चे भी उसमें इन्फेक्टेड हैं तो उनका एरोसॉल वो जो है वो सबको इफेक्ट करेगा और उनके इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए सब जगह 5 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देने का ज्यादातर जगहों पे प्रोविजन किया गया है। अभी हमारे यहाँ ये 15 साल है, बट मुझे विश्वास है कि शायद बहुत जल्दी ही इसको 15 से घटा के 12 और उसके बाद शायद 5 से 6 साल तक ले आया जाएगा और यह करना चाहिए, यह जरूरत है इस समय की। जी, डॉक्टर अरुण, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि 2 डोज अभी तक हमने देखा कि सभी को दी गई हैं और उसके बाद आपको फुली वैक्सीनेटेड बताया जाता है, लेकिन अब बूस्टर डोज की मांग उठी और बूस्टर डोज अब लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी, खासकर फ्रंटलाइन वर्कर्स की अगर बात करें। तो ऐसे में बच्चों के लिए आपको क्या लगता है कि वैक्सीन की कितनी डोजेज दी जाएंगी शुरुआत में? देखिए, आप पहले समझिए कि वैक्सीन की बूस्टर डोज होती क्या है। व्हाट इज अ बूस्टर डोज? नॉर्मली बूस्टर डोजेज हम लोग कई डिकेड से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और बहुत से वैक्सीन में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कुछ वैक्सीन में ऐसा होता है, आपने आज वैक्सीन लगाया, शरीर में एंटीबॉडीज बने और कुछ महीने बाद उन एंटीबॉडीज का लेवल शरीर में कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब आपका प्रोटेक्शन लेवल कम हो गया, तो उस एंटीबॉडीज को बूस्ट करने के लिए एक अलग डोज दी जाती है, बूस्टर डोज कहते हैं। अब जो एडल्ट्स में हमने वैक्सीन लगाया था, साल भर पहले हमारे भारतवर्ष में लगने शुरू हुए थे, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि 6 से 8 महीने बाद उसका लेवल एंटीबॉडीज का कम हो रहा है। इसका मतलब हमारा दोबारा जिन लोगों को वैक्सीन लगा था दोबारा वल्नरेबल हो गए। तो वो स्टडीज के हिसाब से देखा जाता है कि भाई कितने गैप के बाद एंटीबॉडीज लेवल का लेवल कितना कम आ गया, तो अब बूस्टर डोज के बारे में डिसीजन ले जाते हैं। इसीलिए एडल्ट्स को लेकर डिसीजन लिया गया, क्योंकि मुझे लगता है अभी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए अभी हमने पूरे एडल्ट सेक्शन को खोला नहीं है, सिर्फ अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बात की है या कोमॉर्बिडिटीज वाले के लिए बात की है। तो सेम सिस्टम बच्चों में भी एप्लीकेबल होगा। हम पहले उनको प्राइमरी डोज लगाएंगे
उसके बाद हम वॉच करेंगे कितने महीनों बाद उनका एंटीबॉडी लेवल कम होना, उसके हिसाब से बूस्टर डोज की भी कॉल ली जाएगी बच्चों के हिसाब से भी। जी डॉक्टर अरविंद, तीसरी डोज को प्रिकॉशन डोज क्यों कहा जा रहा है? प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज में क्या अंतर होता है? मलिका जी, जैसा डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जब हम फर्स्ट डोज देते हैं तो उससे बॉडी में एंटीबॉडी रिस्पांस और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शुरू होती है। कुछ समय के बाद जब हम सेकेंड डोज देते हैं तो वो हमारा पूरा रिस्पांस लाता है, जिसको हम एडिक्वेट वैक्सीनेशन कहते हैं। यह एडिक्वेट वैक्सीनेशन में यह देखा गया है कि जो एटलीस्ट कोविड के कंटेक्स्ट में जो एंटीबॉडी लेवल्स हैं वो जनरली 6 महीने तक एडिक्वेट रहते हैं और 6 महीने के बाद उनके लेवल्स धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, जिससे यह संशय उठता है कि एंटीबॉडी लेवल कम होने से शायद प्रोटेक्शन लेवल कम हो रहा है। उस स्टेज पे अगर हम एक तीसरी डोज दें, उसको आप प्रिकॉशनरी डोज कहिए, थर्ड डोज कहिए, बूस्टर डोज कहिए या कोई भी नाम दीजिए, नाम में इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस यह है कि 6 महीने के गैप के बाद जब एंटीबॉडी लेवल्स कम हो रहे हैं, आप एक और डोज अगर देंगे तो आपका इम्यून सिस्टम रीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे एंटीबॉडी लेवल्स फिर से पिछले लेवल्स के कंपैरेटिवली कई गुना बढ़ जाते हैं और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो भी एक तरह से दोबारा से सचेत हो जाती है। तो कुल मिला के एंटीबॉडी लेवल और सेल मीडिएटेड दोनों लेवल्स पे आपकी इम्यूनिटी एक हायर लेवल पे चली जाती है, जिससे न केवल आपको इन्फेक्शन का चांस कम होगा, लेकिन जो ज्यादा ओमिक्रॉन के कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है कि जो लोग कंप्लीटली वैक्सीनेटेड या जिनको बूस्टर डोज मिल चुकी है, उनमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन अगर हो भी रहा है तो वो माइल्ड हो रहा है। साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, यूएसए में जितनी भी डेथ्स हैं वो मोस्टली अनवैक्सीनेटेड ग्रुप में हैं। तो ये जो बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज है, ये हमारे प्रोटेक्शन लेवल को बढ़ाती है और हमें सीरियस डिजीज होने और मृत्यु होने से काफी हद तक बचाती है। तो चाहे इसको प्रिकॉशनरी कहें या थर्ड डोज कहें या बूस्टर कहें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरत वाली चीज थी। मैं डॉक्टर गुप्ता से सहमत हूं कि शायद 10 जनवरी तक वेट करने की जगह इसे तुरंत लिया जाए, क्योंकि आज की तारीख में ओमिक्रॉन के नंबर्स बढ़ रहे हैं और यही समय है कि जो हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस, ये 3 कैटेगरीज हैं जिनको पिछले साल या इसी वर्ष जनवरी में 16 जनवरी से सबसे पहले दिया गया था, बाकी लोगों को बाद में मिला है। तो एंटीबॉडी लेवल सबसे ज्यादा इन्हीं 3 ग्रुप्स के कम हो रहे होंगे और रिस्क सबसे ज्यादा इनको है। तो मेरे ख्याल से जल्दी से जल्दी इन लोगों को ये थर्ड या बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज दी जानी चाहिए। मलिका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुमार आपका, डॉक्टर अरुण गुप्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।